गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। प्रीवियस सेशन में हमने नेब्रासुंडा के इंटोमोलॉजी सब्जेक्ट के सभी प्रकार के आर्डर्स के बारे में डिस्कस किए हैं, यानी कि 8 प्रकार के आर्डर्स के बारे में डिस्कस किए हैं। इस सेशन में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि इकोनॉमिक डिसीजंस लेवल फॉर पोस्ट पॉपुलेशन और कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्रेशोल्ड के बारे में दिया गया है। तो आइए इस सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पे दिया है डैमेज बाउंड्री, जिसे हम डी शॉर्ट फॉर्म में डीबी के नाम से जानते हैं। तो डैमेज बाउंड्री का मतलब क्या होता है? आल्सो कॉल्ड द डैमेज थ्रेशोल्ड। इसी को हम डैमेज थ्रेशोल्ड के नाम से भी जानते हैं, यानी डैमेज बाउंड्री को ही हम डैमेज थ्रेशोल्ड के नाम से जानते हैं। पेडिगो इट एल 1986 ईस्वी में, यानी कि डैमेज थ्रेशोल्ड को सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो डैमेज थ्रेशोल्ड को पेडिगो इट एल के द्वारा 1986 ईस्वी में दिया गया था। सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू बाउंड्री डैमेज। द डैमेज बाउंड्री इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि द डैमेज बाउंड्री इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि जो डैमेज बाउंड्री होता है यह इंजरी लेवल का सबसे निचला लेवल होता है या फिर लोवेस्ट लेवल होता है जो कि मेजर किया जा सकता है। फिर से द डैमेज बाउंड्री इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ इंजरी दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि डैमेज बाउंड्री इंजरी लेवल का सबसे लोवेस्ट लेवल होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दिस लेवल ऑफ इंजरी अकर्स बिफोर इकोनॉमिक लॉस, यानी कि जो डैमेज बाउंड्री का लेवल होता है यह इकोनॉमिक लॉस के पहले ही इंजरी दिखाई देता है। फिर से दिस लेवल ऑफ इंजरी, यानी कि इस प्रकार के लेवल की इंजरी या फिर जो डैमेज लेवल, यानी कि डैमेज बाउंड्री यानी डैमेज या फिर डैमेज बाउंड्री का जो लेवल होता है यह इकोनॉमिक लॉस के पहले ही इस प्रकार की इंजरी को देखा जा सकता है। फिर से दिस लेवल ऑफ इंजरी, यानी कि इंजरी का जो डैमेज बाउंड्री लेवल होता है यह इकोनॉमिक लॉस के पहले ही दिखाई देता है या फिर प्रदर्शित होता है। दूसरे नंबर पे दिया है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, जिसे हम ईटीएल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशंस फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल्स, यानी कि द पेस्ट डेंसिटी, यानी कि पेस्ट की वह डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर्स शुड बी अप्लाइड, जहाँ पर कंट्रोल मेजर्स जो होता है वो पूरी तरह से अप्लाइड करना चाहिए टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन, ताकि जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो होती है, यानी कि ताकि पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वह इंक्रीज होने से रुक जाए फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जो कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुंच भी न सके। फिर से देख लेते हैं, द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड, यानी कि पेस्ट डेंसिटी का वह लेवल जहां पर हमें पूरी तरह से कंट्रोल मेजर्स का एप्लीकेशन करना चाहिए टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल। और यह किस लिए किया जाता है? तो पेस्ट के पॉपुलेशंस को इंक्रीज होने से रोकने के लिए यह प्रक्रिया की जाती है, ताकि जो इकोनॉमिक इंजरी लेवल है वहाँ तक जो है यह इंसेक्ट पहुँच न सके। फिर से द पेस्ट डेंसिटी एट विच कंट्रोल मेजर शुड बी अप्लाइड टू प्रिवेंट एन इंक्रीजिंग पेस्ट पॉपुलेशंस फ्रॉम रीचिंग द इकोनॉमिक इंजरी लेवल, यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल तक पहुँचने से, यानी इकोनॉमिक इंजरी लेवल पर पहुंचने से पहले ही जब हम पेस्ट पॉपुलेशंस को इंक्रीज होने से रोकते हैं, किसके द्वारा? तो कंट्रोल मेजर्स का प्रयोग करके। तो इस प्रकार के पेस्ट डेंसिटी को ही हम इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो रिफर्ड एज एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल, यानी कि ईटीएल को हम एक्शन थ्रेशोल्ड लेवल के नाम से ही जानते हैं। थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू थर्ड पॉइंट में क्या दिया है? तो तीसरे नंबर पे दिया है इकोनॉमिक इंजरी लेवल, जिसे हम EIL के नाम से जानते हैं। इट इज आइडेंटिफाई स्टर्न एट एल, यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो है यह किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? तो ईस्टर्न एट एल, यानी कि ईस्टर्न और उसके साथियों द्वारा इसको परिभाषित किया गया है एज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल काज इकोनॉमिक डैमेज, यानी कि लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि
इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो होता है यह पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि लो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि वो यानी लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दैट विल काज इकोनॉमिक डैमेज यानी कि सबसे कम यानी कि वह लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी यानी इंसेक्ट का वह लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो कि इकोनॉमिक डैमेज को काज करता है उसी को हम इकोनॉमिक इंजरी लेवल के नाम से जानते हैं। और ईस्टर्न एंड उसके साथियों के द्वारा इकोनॉमिक इंजरी लेवल को सर्वप्रथम दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज आल्सो नोन एज डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल को ही हम डैमेज थ्रेशोल्ड लेवल के नाम से जानते हैं, जिसे हम DTL के नाम से भी जानते हैं। चौथे नंबर पर दिया है जनरल इक्विलाइब्रियम पोजीशन जिसे हम गैप के नाम से जानते हैं। फिर से G फॉर हो जाएगा जनरल, E से हो जाएगा इक्विलाइब्रियम एंड P से हो जाएगा पोजीशन यानी गैप के नाम से इसे जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू गैप। गैप क्या होता है? तो गैप इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी कि लॉन्ग पीरियड टाइम के ऊपर यानी लॉन्ग पीरियड टाइम के ऊपर इंसेक्ट की पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर से गैप क्या होता है? तो गैप यानी जनरल इक्विलाइब्रियम पॉपुलेशन जो होता है इट इज़ द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का औसत होता है। नहीं, GEP जो होता है वो एवरेज पॉपुलेशन का डेंसिटी होता है ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशंस यानी कि इंसेक्ट यानी एक इंसेक्ट पॉपुलेशन के फिर से GEP का मतलब क्या होता है? तो GEP का मतलब होता है GEP इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशन यानी कि किसी इंसेक्ट पॉपुलेशंस का वह औसत पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि अधिक समय के अवधि के लिए दिया गया होता है। अफेक्टेड बाय द टेम्पररी इंटरवेंशंस ऑफ पेस्ट कंट्रोल जो कि टेम्परेरी प्रभावित करता है यानी कि जो कि अस्थायी रूप से, फिर से गलत हो गया यार। गैप का मतलब क्या होता है? गैप इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशंस यानी कि इंसेक्ट पॉपुलेशन का यानी कि इंसेक्ट पॉपुलेशंस का जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशंस जो होता है यह इंसेक्ट पॉपुलेशंस का औसत पॉपुलेशन डेंसिटी होता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो कि लंबे अवधि के लिए दिया गया होता है, जो कि लंबे अवधि या फिर लंबे समय के लिए जो दिया गया था। अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेरी और यह यानी कि अस्थायी रूप से ये प्रभावित नहीं होते हैं। इंटरवेंशंस ऑफ पेस्ट कंट्रोल यानी पेस्ट कंट्रोल। फिर से अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेरी इंटरवेंशंस ऑफ पेस्ट कंट्रोल यानी पेस्ट कंट्रोल के इंटरवेंशंस के द्वारा टेम्परेरी रूप से यानी कि बाय द टेम्परेरी इंटरवेंशंस ऑफ पेस्ट कंट्रोल यानी पेस्ट कंट्रोल के टेम्परेरी इंटरवेंशंस के द्वारा यह प्रभावित नहीं होते हैं। फिर से GEP इज द एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन इंसेक्ट पॉपुलेशंस यानी इंसेक्ट पॉपुलेशंस का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी ही जनरल इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन या फिर जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहलाता है। और यह लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यानी ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम यानी कि यह किसके लिए होता है? तो लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए यह दिया गया होता है। और जो अनअफेक्टेड बाय द टेम्परेरी इंटरवेंशंस ऑफ पेस्ट कंट्रोल यानी पेस्ट कंट्रोल के टेम्परेरी इंटरवेंशंस के द्वारा यह प्रभावित बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही कठिन टॉपिक था भाई। इस सेशन में दिया है क्या? नेक्स्ट हेडिंग दिया है क्रोनोलॉजी ऑफ एंटोमोलॉजी यानी एंटोमोलॉजी से संबंधित जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो 1951 ईस्वी में R.H. पेंटर नामक साइंटिस्ट ने रेसिस्टेंस टर्म को सर्वप्रथम दिया था। फिर से 1951 ईस्वी में R.H. पेंटर नामक साइंटिस्ट ने रेसिस्टेंट टर्म को सर्वप्रथम दिया था एंड पब्लिश्ड हिज बुक इंसेक्ट रेसिस्टेंस इन क्रॉप प्लांट्स यानी क्रॉप प्लांट्स में जो इंसेक्ट का रेसिस्टेंस है यह बुक इन्हीं के द्वारा पब्लिश किया गया था। किसके द्वारा? तो R.H. पेंटर के द्वारा। फिर से R.H. पेंटर ने 1951 ईस्वी में रेसिस्टेंट टर्म को सर्वप्रथम दिया था और इस टर्म को उन्होंने अपने बुक में दिया था। उस बुक का क्या नाम था? तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट इन क्रॉप प्लांट्स यानी कि फसलों वाले पौधों में इंसेक्ट की प्रतिरोधकता।
ही हैज़ नोन एज फादर ऑफ होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट, इसीलिए आर.एच. पेंटर को जो है होस्ट प्लांट रेसिस्टेंट का पिता भी कहा जाता है। फिर आता है 1962 ईस्वी। 1962 ईस्वी में पब्लिकेशन ऑफ द बुक साइलेंट स्प्रिंग बाय रेचल कार्सन, यानी रेचल कार्सन के द्वारा जो साइलेंट स्प्रिंग बुक 1962 ईस्वी में दिया गया था, उसी में फिर से साइलेंट स्प्रिंग बुक रेचल कार्सन्स के द्वारा कब पब्लिश किया गया था, तो 1962 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। फिर 1964 ईस्वी में क्या हुआ था, तो पब्लिकेशन ऑफ द बुक बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड बीट्स बाय द पॉल डी बैक, यानी पॉल डी बैक के द्वारा बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड बीट्स बुक जो है किसके, यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड बीट्स बुक का पब्लिकेशन पॉल डी बैक के द्वारा 1964 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1973 में क्या हुआ था, तो डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फोटोस्टेबिलिपायरेथ्राइड, जिसे हम परमेथ्रिन के नाम से जानते हैं, फिर से 1973 ईस्वी में क्या हुआ था, तो डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट फोटोस्टेबल पायरेथ्राइड्स, यानी कि सर्वप्रथम फोटो स्टेबल पायरेथ्राइड्स जिसे हम परमीथ्रिन के नाम से जानते हैं, यह विकसित किया गया था कब, तो 1973 ईस्वी में। फिर से परमीथ्रिन नाम का एक प्रथम फोटो स्टेबल पायरेथ्राइड्स विकसित किया गया था कब, तो 1973 ईस्वी में। फिर आ गया 1975 ईस्वी एल्कार, 1975 ईस्वी में एल्कार जिसे जो कि हेलिकोअर्पा जिसे एनपीवी के नाम से जानते हैं, यानी कि 1975 ईस्वी में एल्कार हेलिकोअर्पा एनपीवी रजिस्टर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ बालवर्म, यानी 1975 ईस्वी में बालवर्म को कंट्रोल करने के लिए एल्कार को रजिस्टर्ड किया गया था। एल्कार के अंतर्गत हेलिकोअर्पा आता है एंड एनपीवी आता है। नेक्स्ट एंड टोबैको बर्ड वर्म इन कॉटन, गजब का टर्म दिया है इसमें भाई। 1975 ईस्वी में क्या हुआ था, तो एल्कार रजिस्टर्ड टू कंट्रोल ऑफ बाल वर्म एंड टोबैको बर्ड वर्म ऑन कॉटन, यानी कॉटन में टोबैको बर्ड वर्म को और कॉटन में बाल वर्म को कंट्रोल के लिए एल्कार को सर्वप्रथम रजिस्टर्ड किया गया था 1975 ईस्वी में। एल्कार के अंतर्गत क्या आता है, तो एल्कार के अंतर्गत आपका हेलिकोअर्पा आता है एंड एनपीवी आता है। नेक्स्ट 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, तो डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिपोर्टेड बाय एम भेक एंड को वर्कर्स ऑफ बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम बाय ट्रांसफरिंग बीटी आपका इंडोटॉक्सिन जीन टू टोबैको फॉर द कंट्रोल ऑफ मांडुका सेक्टर। फिर से 1987 ईस्वी में प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट का रिपोर्ट विकसित किया गया था, किसके द्वारा, तो एम भेक नामक साइंटिस्ट के द्वारा और उनके साथियों के द्वारा। फिर से 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, तो डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिपोर्टेड बाय एम भेक एंड को वर्कर्स ऑफ बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम, यानी फिर से 1987 ईस्वी में प्लांट जेनेटिक सिस्टम के बायोलॉजिकल, यानी फिर से 1987 ईस्वी में बेल्जियन की बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी जिसका नाम प्लांट जेनेटिक सिस्टम था, इसके कोवर्कर्स और एमबेक, बहुत गड़बड़ सेंटेंस बैठा है भाई। फिर से 1987 ईस्वी में क्या हुआ था, तो डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट, यानी कि 1987 ईस्वी में प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट को जो है विकसित किया गया था, किसके द्वारा, तो यह रिपोर्ट किसने सौंपा था, तो डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट रिपोर्टेड बाय एमबेक एंड को वर्कर्स ऑफ बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम, यानी कि 1987 ईस्वी में प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट के विकास का रिपोर्ट एम बेक नामक साइंटिस्ट के द्वारा और उसके साथियों के द्वारा दिया गया था। उन साथियों में बेल्जियम बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम था। बाय ट्रांसफरिंग बीटी जीन, इन्होंने किया क्या था, तो इन्होंने बीटी का यानी बीटी जीन जो कि इंडोटॉक्सिन होता है, यह जीन को उन्होंने टोबैको में ट्रांसफ़र किया था, किसके लिए, तो कंट्रोल ऑफ मांडुका सेक्टा, यानी कि मांडुका सेक्टा को कंट्रोल करने के लिए टोबैको में बीटी जीन का ट्रांसफ़र, यानी बीटी जीन के ट्रांसफ़र के द्वारा बेल्जियन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम के
साथियों यानी के सह साथियों और एम बेक के द्वारा यह रिपोर्ट सौंपा गया था किसका, तो प्रथम ट्रांसजेनिक प्लांट के डेवलपमेंट का। फिर से 1987 ईस्वी में ट्रांसजेनिक प्लांट को सर्वप्रथम विकसित किया गया था और यह रिपोर्ट किसने सौंपा था, तो एम बेक ने और उसके साथियों ने सौंपा था। कहाँ पे उनके साथी कहाँ के थे, तो बेल्जियम बायोटेक्नोलॉजी कंपनी प्लांट जेनेटिक सिस्टम के से रिलेटेड थे और इन्होंने क्या किया था, तो बीटी जीन को जो है ट्रांसफ़र किया था किसमें, टोबैको में। किसके कंट्रोल के लिए, तो मंडूका सेक्टा को कंट्रोल करने के लिए। बाप रे। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज पेस्ट। अगला दिया है व्हाट इज पेस्ट, यानी पेस्ट क्या होते हैं। एन इंसेक्ट आर एनी लिविंग बीइंग विच काज इकोनॉमिक लॉसेस टू क्रॉप आर ए न्यूसेंस एंड हेल्थ हैजार्ड टू मैन एंड हिज लाइफ स्टॉक इज नोन एज पेस्ट। यानी कि पेस्ट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन पेस्ट से आप क्या समझते हैं। इंसेक्ट आर एनी लिविंग बीइंग विच काज इकोनॉमिक लॉस टू क्रॉप प्लांट्स, यानी कि क्रॉप प्लांट्स में, यानी कि एन इंसेक्ट आर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जब कोई इंसेक्ट या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स फसलों में आर्थिक रूप से हानि पहुंचाता है, यानी जब कोई भी इंसेक्ट फसलों में आर्थिक रूप से हानि पहुंचाता है तो उसी को हम पेस्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि पेस्ट किसे कहते हैं, तो पेस्ट के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। यानी कि जब कोई इंसेक्ट या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म फसलों में आर्थिक रूप से हानि पहुंचाता है तो उसी को हम पेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यूजियंस एंड हेल्थ हैजार्ड टू मैन एंड, और इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मानव के हेल्थ के लिए भी हानिकारक होते हैं। एंड लाइव स्टॉक एंड हिज लाइव स्टॉक नोन एज पेस्ट, और वह मानव जीवन के साथ यानी मानव हेल्थ के लिए तो हानिकारक है यह है, फिर इसके बाद लाइव स्टॉक के लिए भी वह हानिकारक होते हैं तो उसी को हम पेस्ट कहते हैं। फिर से वह ऑर्गेनिज्म जो कि फसलों में आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं और मानव के हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, इसके साथ ही साथ जो पशुधन है या फिर पशुपालन में भी हानि पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को पेस्ट के रूप में प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेस्ट आर अनवांटेड प्लांट्स, यानी कि पेस्ट जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स हो सकते हैं पेस्ट के रूप में। पेस्ट के यहाँ समझाया भी गया है कि पेस्ट के रूप में यहाँ अवांछित पौधे हो सकते हैं, अवांछित एनिमल्स हो सकते हैं, अवांछित इंसेक्ट हो सकते हैं, अवांछित जर्म हो सकते हैं और अदर ऑर्गेनिज्म या फिर अन्य अवांछित जीव हो सकते हैं दैट इंटरफेयर विथ ह्यूमन एक्टिविटी, जो भी मानव के एक्टिविटी में इधर उधर करता है या फिर इंटरफेयर या फिर प्रभावित करता है तो उसी को हम पेस्ट कहते हैं। दे मे बाइट डिस्ट्रॉय फूड क्रॉप्स, और ये क्या करते हैं, फूड को अब काट कर ख़राब कर देते हैं। फिर से दे मे बाइट डिस्ट्रॉय फूड क्रॉप्स, यानी कि इस प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह फूड को खाकर उस फूड को ही ख़राब कर देते हैं, फूड वाले फसल को ख़राब करते हैं। डैमेज प्रॉपर्टी, और फसलों की प्रॉपर्टी को भी यह डैमेज कर देते हैं। अदरवाइज मेक आवर लिव्स मोर डिफ़िकल्ट, अदरवाइज अन्य रूप से मेक आवर लिव्स आर डिफ़िकल्ट, और यह मानव जीवन को पूरी तरह से डिफ़िकल्ट कर देते हैं, कठिन कर देते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को ही हम पेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि इंसेक्ट अलग होता है, पेस्ट अलग है, पेस्ट के अंतर्गत सभी आ जाते हैं। फिर से एक बार और देख लेते हैं पेस्ट क्या होता है। तो एन इंसेक्ट आर एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म बीइंग विच काज इकोनॉमिक लॉसेस टू क्रॉप आर ए न्यूसेंस एंड हेल्थ हैजार्ड टू मैनकाइंड एंड हिज लिव स्टॉक नोन एज पेस्ट, यानी कि वे सभी जीव जो कि फसलों को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं और मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं और पशुधन के लिए भी हानिकारक होते हैं, इन सभी को हम पेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है पेस्ट से ही, पेस्ट के रूप में अनवांटेड प्लांट्स भी हो सकते हैं, अनवांटेड एनिमल्स भी हो सकते हैं, अनवांटेड इंसेक्ट भी हो सकते हैं, अनवांटेड जर्म्स भी हो सकते हैं, अदर ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा अन्य जीव जो भी मानव पर इंटरफेयर करता है, ठीक, अन्य जीव दैट इंटरफेयर विथ ह्यूमन एक्टिविटी, इसके अलावा अन्य जीव जो भी मानव की एक्टिविटी में इंटरफेयर करने का काम करते हैं वो सभी पेस्ट कहलाते हैं। दे मे बी बाइट, यानी कि ये जो होता है काट कर फसलों को
यानी कि दे में बाइट डिस्ट्रॉय फूड क्रॉप्स, यानी कि ये फसलों को काटकर बुरी तरह से ख़राब कर देते हैं। फसलों की प्रॉपर्टी को यानी डैमेज प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी होता है उसको भी ख़राब करने का काम करते हैं। अदरवाइज मेक आवर लाइफ मोर डिफ़िकल्ट, और यह हमारे जीवन को पूरी तरह से या फिर मानव जीवन को पूरी तरह से डिफ़िकल्ट या फिर कठिन बना देते हैं। तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम पेस्ट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग रिलेटेड टू कैटेगरी ऑफ पेस्ट, यानी कि पेस्ट का कौन कौन सा कैटेगरी है। तो पहले नंबर पे जो पेस्ट की कैटेगरी है उसे हम की पेस्ट के नाम से जानते हैं। की पेस्ट के यानी कि पहले नंबर की जो कैटेगरी है उसे हम की पेस्ट के रूप में जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू की पेस्ट, दे आर मोस्ट सेवर एंड डैमेजिंग पेस्ट, यानी कि जो की पेस्ट होते हैं ये सर्वाधिक खतरनाक और सर्वाधिक क्षतिग्रस्त पेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि की पेस्ट जो होते हैं वो सर्वाधिक खतरनाक और सर्वाधिक डैमेज करने वाले पेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, GEP लाइज वेल एबव द DB एंड EIL, यानी कि जो जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशंस होता है या फिर पॉपुलेशंस होता है, यह सबसे अच्छा कब रहता है जब DB एंड EIL के ऊपर रहता है। फिर से GEP लाइज वेल एबव द DB एंड EIL, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशंस यानी कि जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशंस तब अच्छा माना जाता है जब डैमेज बाउंड्री और इकोनॉमिक इंजरी लेवल की यह ऊपर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल के तौर पे की पेस्ट में क्या आता है, तो की पेस्ट का जो एग्जाम्पल है वो आपका कॉटन बॉलवर्म आता है, डायमंड बैकमोथ आता है, ग्राम पार्ट बोरर आता है। यानी कि की पेस्ट के एग्जाम्पल के रूप में कॉटन बॉलवर्म आता है। कॉटन बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है, जबकि DBM का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो डायमंड बैकमोथ का प्लूटेला जाइलोस्टेला होता है। ग्राम पार्ट बोरर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो ग्राम पार्ट बोरर का साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। तब कॉटन बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला होता है, यानी कॉटन बॉलवर्म का साइंटिफिक नेम पैक्टिनोफोरा गोसिपिएला होता है, जबकि ग्राम पार्ट बोरर का साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। डायमंड बैकमोथ का साइंटिफिक नेम प्लूटेला जाइलोस्टेला होता है। दूसरे नंबर पे सेकेंड पॉइंट पे क्या दिया है, तो सेकेंड पॉइंट पे दिया है भाई, सेकेंड पॉइंट पे जो पेस्ट दिया है दूसरे नंबर पे पेस्ट कौन से आते हैं, तो दूसरे नंबर का पेस्ट नाम है मेजर पेस्ट। दूसरे नंबर पे मेजर पेस्ट दिया है। डिस्कस अबाउट मेजर पेस्ट, GEP इज क्लोज टू EIL बट इकोनॉमिकली डैमेज अवॉइडेड बाई टाइमली इंटरवेंशंस, यानी कि जब इक्विलिब्रियम यानी जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन इज क्लोज टू EIL, यानी कि जब जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बिल्कुल पास होता है तो उसी को हम मेजर पेस्ट के रूप में जानते हैं। बट इकोनॉमिकली डैमेज अवॉइडेड बाय टाइमली इंटरवेंशंस, यानी कि समय समय पर यदि हम समय समय पर अंतर क्रियाओं के द्वारा जब हम डैमेज को आर्थिक रूप से हटा देते हैं तो उसी को हम मेजर पेस्ट के रूप में जानते हैं। फिर से मेजर पेस्ट का मतलब क्या होता है, मेजर पेस्ट का मतलब फर्स्ट पॉइंट दिया है मेजर पेस्ट में क्या, तो मेजर पेस्ट में पहला पॉइंट दिया है GEP इज क्लोज टू EIL, यानी कि जब जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशन से इकोनॉमिक इंजरी लेवल के बिल्कुल समीप होता है तो उसी को हम मेजर पेस्ट के नाम से जानते हैं। बट इकोनॉमिकली डैमेज अवॉइडेड बाय टाइमली इंटरवेंशंस, लेकिन जो इकोनॉमिकली डैमेज होता है यह टाइमली इंटरवेंशंस के द्वारा हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सकिंग पेस्ट ऑफ कॉटन एंड राइस, यानी कि मेजर पेस्ट के अंतर्गत जो राइस एंड कॉटन में सकिंग पेस्ट होते हैं वह सभी मेजर पेस्ट के अंतर्गत आते हैं। यानी कि मेजर पेस्ट के अंतर्गत जो राइस एंड कॉटन में सकिंग पेस्ट होते हैं वह मेजर पेस्ट के अंतर्गत आते हैं। तीसरे नंबर पे कौन सा पॉइंट दिया है भाई, तो तीसरे नंबर पे पॉइंट दिया है माइनर पेस्ट। डिस्कस अबाउट माइनर पेस्ट किसे कहते हैं, GEP लाइज बिलो EIL या फिर डैमेज बाउंड्री, यानी कि जब जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि जब जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशंस EIL एंड डैमेज बाउंड्री के नीचे होता है तो वह आपका माइनर पेस्ट कहलाता है। यानी कि वह इंसेक्ट जिसका जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशंस इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड डैमेज बाउंड्री के नीचे होता है तो इसी को हम माइनर पेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस द पॉपुलेशंस में क्रॉस EIL एंड डैमेज बाउंड्री फॉर ए शॉर्ट इंटरवल एंड ए सिंगल एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इज यूजुअली इनफ टू प्रिवेंट डैमेज। फिर से
अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंतर्गत जो पॉपुलेशन होता है इंसेक्ट का में क्रॉस EIL एंड DB, यानी कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंतर्गत जो इंसेक्ट का पॉपुलेशंस है यह EIL एंड डैमेज बाउंड्री के क्रॉस कर जाता है, यानी कि इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड डैमेज बाउंड्री के को पूरी तरह से यह क्रॉस कर सकता है फॉर ए शॉर्ट इंटरवल, जो कि छोटे इंटरवल में हो सकता है, यानी कि छोटे समय यानी कि छोटे अंतराल के लिए, यानी कि एक छोटे अंतराल के लिए डैमेज बाउंड्री एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल को क्रॉस करने का काम कर जाता है यदि इंसेक्ट को फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिल जाता है तब। ए सिंगल एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्टिसाइड का यानी कि एक सिंगल एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड, यानी कि इंसेक्टिसाइड का जब हम एक सिंगल एप्लीकेशन कर देते हैं तो कुछ समय के लिए डैमेज बाउंड्री एंड इकोनॉमिक इंजरी लेवल जो है वो क्रॉस कर जाता है किससे, तो जब फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के द्वारा। सॉरी, पूरा सेंटेंस गलत बन गया। माइनर पेस्ट के अंतर्गत क्या आता है, तो जब जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड डैमेज बाउंड्री के नीचे होता है तो उसी को हम माइनर पेस्ट के नाम से जानते हैं। मोस्ट पॉइंट अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन द पॉपुलेशन में क्रॉस EIL एंड डैमेज बाउंड्री फॉर ए शॉर्ट इंटरवल, यानी कि छोटे अंतराल के लिए, यानी कि अंडर फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस, यानी कि फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंतर्गत जो इंसेक्ट का पॉपुलेशन होता है वह इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड डैमेज बाउंड्री को क्रॉस कर जाता है। कितने समय के लिए, तो ये 60 इंटरवल, यानी कि कुछ छोटे अंतराल के लिए, छोटे अंतराल के लिए यह समय, यानी यह छोटे अंतराल के लिए होता है। एंड ए सिंगल एप्लीकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड इज यूजुअली इनफ टू प्रिवेंट डैमेज, यानी कि इस प्रकार के डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए हम सिंगल एप्लीकेशन कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड का। फिर से एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है, तो मेजर पेस्ट में एग्जाम्पल क्या आता है, तो मेजर पेस्ट का जो एग्जाम्पल है कौन कौन सा है, तो माइनर पेस्ट का एग्जाम्पल क्या है, तो माइनर पेस्ट के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो माइनर पेस्ट में आपका थ्रिप्स आता है। माइनर पेस्ट के अंतर्गत थ्रिप्स आता है, माइट्स आता है, शुगर केन मिलीबग, यानी कि शुगर केन में जो मिलीबग लगता है वो माइनर पेस्ट के अंतर्गत आता है। माइट्स भी इसी के अंतर्गत आता है, थ्रिप्स भी इसी के अंतर्गत आता है। बहुत ही कठिन है भाई। नेक्स्ट इंसेक्ट है, चौथे नंबर का इंसेक्ट है रेगुलर पेस्ट, यानी चौथे नंबर का इंसेक्ट है रेगुलर पेस्ट। आफ्टर अफेक्ट स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स पासेस थ्रू मेनी जनरेशंस ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड। फिर से रेगुलर पेस्ट कौन से होते हैं, तो अफेक्ट स्पेसिफिक सीजनल क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स पासेस थ्रू मेनी जनरेशंस ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड, यानी कि क्रॉप पीरियड के दौरान बहुत सारे जनरेशंस के द्वारा जब फ्रूट्स, पल्सेस, सीरियल्स वाले फसलों में, यानी सीरियल्स वाले सीजनल फसलों में विशिष्ट रूप से कोई इंसेक्ट प्रभावित करता है तो उसी को हम रेगुलर पेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर से फसल क्रॉप पीरियड, यानी फसलों के उगाने के दौरान ही, यानी फसलों का यानी कि क्रॉप पीरियड के दौरान, यानी कि क्रॉप के पीरियड के दौरान ही जब बहुत सारे जनरेशंस के द्वारा सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स वाले सीजनल क्रॉप्स को प्रभावित स्पेसिफिक रूप से या फिर विशिष्ट रूप से कोई इंसेक्ट प्रभावित करता है तो उसी को हम रेगुलर पेस्ट कहते हैं। फिर से हम देख लेते हैं, तो फसल यानी क्रॉप पीरियड के दौरान ही बहुत सारे जनरेशंस के द्वारा जब कोई इंसेक्ट विशिष्ट रूप से सीजनल क्रॉप्स जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस एंड फ्रूट्स को प्रभावित करता है तो इस प्रकार के पेस्ट को ही हम रेगुलर पेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे क्या आता है, तो रेगुलर पेस्ट का जो एग्जांपल होता है राइस स्टेम बोरर, यानी राइस का जो स्टेम बोरर होता है जब भी हम राइस फील्ड में लगाते हैं तो उसमें राइस स्टेम बोरर जो होता है वो लगातार डैमेज करता रहता है, इसीलिए इसे हम रेगुलर पेस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे कौन सा पेस्ट है, तो तीसरे नंबर पे पेस्ट है स्पोरेडिक पेस्ट, यानी तीसरे नंबर का पेस्ट कौन सा है, तो तीसरे नंबर का पेस्ट है स्पोरेडिक पेस्ट है, यानी कि वह पेस्ट जिसका अटैक छिटपुट यदा कदा यहाँ वहाँ देखने को मिल जाता है किसी इस स्पेसिफिक रीजन में, तो उस प्रकार के पेस्ट को ही हम स्पोरेडिक पेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो पॉपुलेशन ऑफ दिस इंसेक्ट, यानी कि इस इंसेक्ट का वह जनसंख्या
is usually negligible, but in certain years under favorable environmental conditions they appear epidemic and crossing many times over EIL and DB। यानी कि इंसेक्ट का वह पॉपुलेशंस जो कभी जो तो यानी इंसेक्ट का वह पॉपुलेशंस जो नेग्लिजिबल होता है, यानी कि जो कभी नहीं दिखाई देते हैं, या फिर कुछ वर्ष फेवरेबल कंडीशंस यानी कुछ वर्षों में यानी कि कुछ वर्ष फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलने पर यह दिखाई देते हैं यहाँ वहाँ। दे अपीयर एपिडेमिक, जो कि एपिडेमिक या फिर क्रॉस एपिडेमिक के रूप में जो दिखाई देते हैं, तो इस प्रकार के इंसेक्ट को ही हम स्पोरेडिक पेस्ट के नाम से जानते हैं। एंड क्रॉसिंग मेनी टाइम्स ओवर EIL एंड DB, यानी कि इस प्रकार के इंसेक्ट कभी कभी जो होते हैं वो इकोनॉमिक इंजरी लेवल या फिर डैमेज बाउंड्री के ऊपर चले जाते हैं, तो इसी को हम स्पोरेडिक पेस्ट के नाम से जानते हैं। फिर से स्पोरेडिक पेस्ट का मतलब होता है वह इंसेक्ट जो कभी कभार दिखाई देते हैं और फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस मिलने पर यह इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड डैमेज बाउंड्री के भी ऊपर चले जाते हैं, तो इस प्रकार के इंसेक्ट को ही हम स्पोरेडिक इंसेक्ट कहते हैं। यानी कि यह कभी कभार दिखाई देते हैं, और कभी कभार दिखाई देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्षति करते हैं इस प्रकार के इंसेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्पोरेडिक पेस्ट, रिक्वायर्ड ए सूटेबल कल्चरल टैक्सेस टू रिड्यूस पॉपुलेशन ऑफ दिस पेस्ट, यानी कि इस प्रकार के पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इस प्रकार के पेस्ट के पॉपुलेशंस को कम करने के लिए कुछ सूटेबल कल्चरल ऑपरेशंस जो होता है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाइट ग्रब भी स्पोरेडिक पेस्ट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो स्पोरेडिक पेस्ट के अंतर्गत एक तो आपका व्हाइट ग्रब आता है, दूसरे नंबर पे हैरी कैटरपिलर आता है, तीसरे नंबर पे कटवर्म आता है, एंड चौथे नंबर पे ग्रासहॉपर आता है। यानी यही ग्रासहॉपर है जो कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा, यानी कि जब इसका अटैक पाकिस्तान में होता है तो वहाँ की पूरी फसलें ही ये ख़त्म कर देता है, यानी कि एपिडेमिक यानी कि महामारी का रूप ले लेता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया स्पोरेडिक पेस्ट के बारे में कि यह कभी कभार दिखाई देते हैं, और जब दिखाई देते हैं तो यह इकोनॉमिक इंजरी लेवल एंड डैमेज बाउंड्री के ऊपर चले जाते हैं, जो कि महामारी या फिर एपिडेमिक का रूप ले लेते हैं। और इसीलिए इस प्रकार के इंसेक्ट से कंट्रोल करने के लिए, इस प्रकार के इंसेक्ट के पॉपुलेशंस को कम करने के लिए कल्चरल ऑपरेशंस करना बहुत ही आवश्यक होता है। एग्जांपल के तौर पे क्या आता है, तो व्हाइट ग्रब इसके अंतर्गत आता है, हेरेरी कैटरपिलर के अंतर्गत आता है, एंड कटवर्म आता है, ग्रासहॉपर आता है। और ग्रासहॉपर या फिर लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए राजस्थान में भी इसका बहुत ज़्यादा अटैक होता है, यानी लोकस्ट या फिर ग्रासहॉपर का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव जो होता है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, पूरा फसल ही खा जाते हैं। इसीलिए 1839 या फिर 1939 ईस्वी में लोकस्ट वार्मिंग को लाया गया था। नेक्स्ट पेस्ट है पोटेंशियल पेस्ट। अगला पेस्ट का नाम है पोटेंशियल पेस्ट। दिस इंसेक्ट आर प्रेजेंटली नॉट काजिंग एनी इकोनॉमिक डैमेज, यानी कि पोटेंशियल पेस्ट का मतलब क्या होता है, लाभकारी पेस्ट। यानी पोटेंशियल पेस्ट का मतलब होता है लाभकारी पेस्ट, यानी कि इस प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं यह इकोनॉमिक डैमेज यानी कि किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक डैमेज फसलों में नहीं करते हैं। यानी कि दिस इंसेक्ट्स आर प्रेजेंटली नॉट काजिंग एनी इकोनॉमिक डैमेज, यानी कि जो पोटेंशियल पेस्ट होते हैं इस प्रकार के इंसेक्ट जो होते हैं वर्तमान समय में किसी भी प्रकार का इकोनॉमिक डैमेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देयर फॉर एज सच शुड नॉट बी लेबल्ड एज पेस्ट, यानी कि इस प्रकार के पेस्ट के लिए किसी भी प्रकार का लेबल नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द GEP लाइज बिलो द DB एंड डज नॉट क्रॉस EIL इवन अंडर फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस के अंतर्गत भी इस प्रकार के इंसेक्ट जो होते हैं वो जनरली इक्विलिब्रियम पोजीशंस के नीचे ही पाए जाते हैं। यानी कि फिर से द GEP लाइज बिलो, यानी कि पोटेंशियल पेस्ट के लिए जो GEP होता है इसके नीचे ही, यानी कि GEP लाइज बिलो द डैमेज बाउंड्री एंड, यानी कि जो पोटेंशियल पेस्ट के लिए GEP होता है यह डैमेज बाउंड्री के नीचे ही देखने को मिलता है। फिर से GEP लाइज बिलो द DB, यानी कि जो पोटेंशियल पेस्ट के लिए GEP होता है डैमेज बाउंड्री के नीचे ही देखने को मिलता है। डज नॉट क्रॉस EIL, और यह इकोनॉमिक इंजरी लेवल को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं करते हैं, चाहे कितना भी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट, बट एनी चेंजेज इन इकोसिस्टम में पुश द GEP हायर एंड देयर इज ए डेंजर ऑफ इकोनॉमिक डैमेज फ्रॉम दिस पेस्ट ऑफ इट कंट्रोल ऑपरेशंस अगेंस्ट द अदर कैटेगरी ऑफ पेस्ट आर अंडर
are undertaken in an indiscriminate manner। क्या आता है? तो पोटेंशियल पेस्ट के अंतर्गत आपका स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा आता है, अन कॉटन या फिर सोयाबीन या फिर कॉटन में जो स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा होता है वो पोटेंशियल पेस्ट के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट है आर्मी वर्म। अन व्हीट आर एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल पेस्ट, यानी कि व्हीट में जो आर्मी वर्म होता है यह पोटेंशियल पेस्ट का ही एक उदाहरण होता है। तो इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा कठिन टॉपिक था पीछे, अब यहाँ से सही मिलेगा। थैंक यू एवरीवन गाइज।